नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 4 फरवरी के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के समाचारों पर चर्चा करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए है। हमारे द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और यह परीक्षा 6 फरवरी को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। और इस परीक्षा में भाग लेने के लिए आप सभी को एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है कि रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 5 फरवरी है और शाम के 6 बजे तक आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे छात्रवृत्ति परीक्षा का लाभ उठा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इस परीक्षा का आयोजन 6 फरवरी को सुबह 11 बजे किया जाएगा। आइए अब आज के सत्र के विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। आज हम देवसांग क्षेत्र के ऊपर जो एडिटोरियल आया है उस पर चर्चा करेंगे। नागरिक केंद्रित जवाबदेही, इसको आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत के द्वारा बीजिंग खेलों का राजनयिक बहिष्कार करने का फैसला लिया गया है। इस न्यूज को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा श्रम आय और खपत को बढ़ावा देने की आवश्यकता को आधार बना करके जो एडिटोरियल आया है हम उसकी भी यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे अंतिम में इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है ए बॉर्डर मूव डैट विल ओनली ब्लोस्टर चाइना। और ये टॉपिक सामान्य अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देवसांग क्षेत्र को लेकर के बातें हो रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है ये भारत के लिए। और आप सभी जानते हैं देवसांग क्षेत्र को लेकर के भारत और चीन के बीच में गतिरोध जारी है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि चीन लगातार देवसांग क्षेत्र में जो गतिरोध है उसको दूर करने के लिए बातचीत नहीं कर रहा है। और भारत के द्वारा इस बात पर जोर नहीं डालना कि देवसांग क्षेत्र में जो विवाद है उसे जल्द से जल्द दूर किया जाए, यह भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और अगर हम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देवसांग क्षेत्र को लेकर के चीन के साथ जल्द से जल्द बातचीत नहीं करते हैं, चीन पर दबाव नहीं डालते हैं, तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल होगी जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ सकता है आगे जा करके। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देवसांग क्षेत्र को मौजूदा लद्दाख सीमा संकट से अलग करने का प्रयास चिंताजनक है। और यहाँ पर हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख के द्वारा एक टेलीविजन चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जो बातें कही गई थी उसका हवाला दिया गया है। यहाँ पर सेना प्रमुख के द्वारा ये कहा गया था कि चीन के साथ जिन 5 या 6 क्षेत्रों पर विवाद है उनमें से 5 पर हल निकाल लिया गया है। आप सभी जानते हैं कि लद्दाख सीमा पर चीन के साथ देवसांग, गलवान, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, पेंगोंग सो का जो उत्तरी तट है, कैलाश रेंज और डेमचोक में विवाद चल रहा है। आप इसे फिगर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो रेड कलर से जो पॉइंट दिए गए हैं वो इलाके हैं जहाँ पर चीन और भारत के बीच में गतिरोध चल रहा है। और यहाँ पर सेना प्रमुख के द्वारा जो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि जो 5 या 6 क्षेत्र विवादित हैं उसमें से 5 पर हल निकाल लिया गया है, इसी का हवाला देते हुए लेखक के द्वारा ये कहा जा रहा है कि संभवतः यहाँ पर देवसांग को चर्चा में शामिल नहीं किया जा रहा है भारत के द्वारा भी। आपको ध्यान में रखना है कि चीन के द्वारा लगातार यह कोशिश की जा रही है कि वह देवसांग पर बातचीत नहीं करे। और अगर हम चीन पर दबाव नहीं बनाएंगे कि अन्य इलाकों के साथ साथ देवसांग पर भी चर्चा होनी चाहिए, तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हो सकती है। यहाँ पर लेखक के द्वारा कहा गया है कि जिस क्षेत्र की यहाँ पर चर्चा की जा रही है सेना प्रमुख के द्वारा, जिसका अभी तक हल नहीं निकला है, वह संभवतः हॉट स्प्रिंग हो सकता है या फिर पॉइंट 15 हो सकता है, जिस पर अंतिम दौर की चर्चा पर चर्चा किया गया था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक देवसांग क्षेत्र को लेकर के कोई भी चर्चा चीन के साथ नहीं की गई है और चीन लगातार इस क्षेत्र को चर्चा से दूर रखे हुए है। यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि अगर हम देवसांग क्षेत्र में जो विवाद है उसको दूर किए बिना बाकी सारे जगहों पर जो विवाद है उसको हल होने की घोषणा कर देते हैं तो यह हमारे लिए सही नहीं है।
जो देप्सांग क्षेत्र का इलाका है वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए अगर सरकार जल्दीबाजी में यह घोषणा कर देती है कि जो गतिरोध चीन के साथ चल रहा है वह सुलझ चुका है, तो यह भारत के घरेलू राजनीतिक एजेंडे के लिए तो अनुकूल हो सकता है, ठीक हो सकता है, लेकिन भारत के हिसाब से देखें तो यह एक उसकी बहुत बड़ी भूल हो सकती है। यानी कि देप्सांग क्षेत्र में जो विवाद है उसको दूर किए बिना इस संकट को हल मान लेना सही नहीं होगा। अगर हम देप्सांग क्षेत्र की बात करें तो यह इलाका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को ध्यान में रखना है कि देप्सांग एक प्लेन एरिया है जिसे सेना के द्वारा सब सेक्टर नॉर्थ के नाम से पुकारा जाता है। और ये जो देप्सांग एरिया है वह काराकोरम दर्रे के माध्यम से भारत को मध्य एशिया तक पहुंचाता है, यानी कि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम देखें फिगर में तो ये जो देप्सांग प्लेन है वह जो इंडियन एयरफोर्स का बेस है दौलत बेग ओल्डी उससे बहुत ही नज़दीक है और इसीलिए अगर इस क्षेत्र में चाइना का प्रेजेंस रहता है तो ये हमारे एयरफोर्स के बेस के लिए भी बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी सेना के द्वारा 2020 की शुरुआत में जो वाई जंक्शन है यहाँ पर उस पर भारतीय गश्त को अवरुद्ध कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये जो जंक्शन है जो वाई के आकार का दिख रहा है इसे ही हम वाई जंक्शन कहते हैं। और यहाँ पर जो 5 पॉइंट हैं PP10, PP11, PP12, PP13 और PP11A, यहाँ तक भारतीय सेना के द्वारा और ITBP के द्वारा गश्त किया जाता था, लेकिन 2020 में चीन के द्वारा भारतीय सेना के गश्त को इन पॉइंट पर रोक दिया गया है और अब जो ये वाई जंक्शन है वह चीनी सेना के कंट्रोल में है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इससे कुछ ही दूर पर ITBP का कैंप है और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हम जिस वाई जंक्शन की बात कर रहे हैं वह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से 18 किलोमीटर अंदर है, यानी कि यह हमारे क्षेत्र में है जहां पर चीन की सेना घुस करके बैठ गई है और चीन के द्वारा लगातार इस क्षेत्र में जो विवाद है उसके ऊपर बातचीत नहीं किया जा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भारत के द्वारा इस क्षेत्र को भी बातचीत का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में जहां तक भारत पहले गश्ती करता था वहां तक फिर से भारत की सेना को गश्ती करने का अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो ये इलाका भी हमारे हाथ से चला जाएगा। आपको यह ध्यान में रखना है कि 2013 में भी इसी वाई जंक्शन पर भारत और चीन की सेना के बीच में विवाद हुआ था और वहां पर इस विवाद के बाद ही भारतीय सेना का और ITBP का फॉरवर्ड कैंप अस्थायी रूप से बनाया गया था और यहां पर अस्थायी रूप से एक गश्ती दल को तैनात किया गया था और यह गश्ती दल चीनी सेना को लगातार इस क्षेत्र में घुसने से रोकता रहा है। लेकिन कोविड-19 में जो लॉकडाउन था उसका फायदा उठाते हुए चीनी सेना अब यहाँ पर वाई जंक्शन पर आकर के बैठ चुकी है। अगर हम देप्सांग के महत्व की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत और चीन दोनों के लिए देप्सांग का प्लेन सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। लद्दाख की सीमा के निकट यही एक एकलौता इलाका है जो कि समतल है और जैसा कि मैंने कहा कि यह विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड दौलत बेग ओल्डी से महज 28 से 30 किलोमीटर की दूरी पे है और इसीलिए भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि इसी क्षेत्र से 255 किलोमीटर लंबी दरबुक स्योक दौलत बेग रोड गुजरती है और इसीलिए यह इलाका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देप्सांग से इस रोड पर और इस एयरफील्ड पर सीधी नजर रखी जा सकती है, यानी कि यह भारत के लिए सामरिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिस पर कि अभी चीन का कब्जा है। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि चीन का जो हाईवे है G219 वो भी इससे थोड़ी दूरी से गुजरता है, यानी कि अगर यह इलाका भारत के कंट्रोल में रहता है तो यहाँ से भारत उस हाईवे पर आसानी से नजर रख सकता है। तो कहने का अर्थ यह है कि देप्सांग का जो है महत्व बहुत ही ज्यादा है भारत के लिए और इसीलिए यह क्षेत्र भारत के कंट्रोल में होना ही चाहिए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो SSN है वह सियाचिन के पूर्व में स्थित है, जो पाकिस्तानी सीमा पर साल्टो रिज और चीनी सीमा के करीब
सेसर रिज के बीच स्थित है। और अगर यह इलाका चीन के हाथों में चला जाता है तो यहाँ पर पाकिस्तान और चीन की सेना भौतिक रूप से एक साथ हो सकती है, जो कि भारत के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं करेगा। और इसी को देखते हुए यहाँ पर यह साफ साफ कहा गया है कि जो देप्सांग का इलाका है वह भारत के कंट्रोल में आना ही चाहिए। अभी जिस एरिया में चीन का कब्जा है वहां से चीनी सेना को पीछे हटाना ही पड़ेगा और बातचीत के मेज पर देप्सांग क्षेत्र को भी लाना होगा। चीन लगातार इस क्षेत्र पर बातचीत करने से बच रहा है, लेकिन हमें उस पर दबाव बना करके इस क्षेत्र को भी बातचीत का हिस्सा बनाना होगा, जो कि भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर इस एडिटोरियल के सबसे अंतिम भाग में यह समझाने का प्रयास किया गया है कि आखिर चीन के द्वारा देप्सांग क्षेत्र में भारत की जो गश्ती दल थी उसको गश्ती करने से क्यों रोका जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि अगर भारत इस क्षेत्र में गश्ती नहीं करता है तो यहां पर चीन आसानी से यह घोषित कर सकता है कि यह इलाका भारत का कभी था ही नहीं। और इसी को देखते हुए चीन लगातार इस पर बातचीत करने से बच रहा है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर भारत वाई जंक्शन के ये जो पॉइंट हैं उनका गश्ती नहीं करेगा तो चीन के द्वारा आसानी से यह घोषित किया जा सकता है कि यह इलाका भारत का कभी नहीं था। भारत की सेना या आईटीबीपी इस इलाके में कभी भी गश्त नहीं करती थी, जिससे कि भारत का जो पक्ष है वह कमजोर होता है और चीन का जो पक्ष है वह मजबूत होता है। और इसीलिए चीन के द्वारा लगातार यहाँ पर गश्ती दल को रोका जा रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये। और यहाँ पर देप्सांग क्षेत्र का जो महत्व है, खास करके उसका जो सामरिक महत्व है, उसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं। जो अतिक्रमण चीन के द्वारा किया गया है उसे यहाँ पर हटाने का प्रयास नहीं करता है तो यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से सही नहीं होगा, जिसका खामियाजा हमें आगे चल करके भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि एक बार जो भी इलाका चीन के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है उसे उससे वापस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लेंगे। आज ये एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है द क्यूरियस केस ऑफ मेघालय कोविड-19 रिलीफ पैकेज। और ये टॉपिक समान अध्ययन 2 शासन से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के दौरान हमारे देश में लॉकडाउन लगाए गए हैं, जिसके कारण बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी नौकरियां गई हैं, उनकी इनकम कम हुई है। और इसको देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा और बहुत सारे राज्य सरकारों के द्वारा लोगों को कुछ राशि भी दी गई है, कुछ सहायता पहुंचाई गई है। लेकिन यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया गया है कि जो सहायता राशि राज्य सरकारों के द्वारा लोगों को दी गई है, क्या उसमें पारदर्शिता बरता गया है या नहीं बरता गया है। और यहाँ पर इसी मुद्दे की चर्चा की गई है कि ऑडिट, पारदर्शिता, नागरिक केंद्रित जवाबदेही को निधि सहायता और संवितरण का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने कहा कि कोविड-19 के दौरान असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के जीवन पर, उनकी आजीविका पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पर जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम असमानता रिपोर्ट, उसमें भी इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान भारत के जो अमीर लोग हैं उनकी संख्या बढ़ी है, उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो भारत के 84% लोगों की आय में कमी हुई है और 4.6 करोड़ कामकाजी लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। यानी कि कोविड-19 के कारण हमारे देश में लोगों की आय कम हुई है, लोग गरीबी रेखा से नीचे गए हैं। और दूसरी ओर भारत में जो अरबपति हैं उनकी संख्या बढ़ी है और उनकी संपत्ति भी बढ़ी है। और यहाँ पर इस बात की चर्चा की गई है कि कोविड-19 के दौरान लोगों की सहायता के लिए सरकारों के द्वारा वित्तीय सहायता की गई है, लेकिन जो सहायता की गई है क्या उसमें पारदर्शिता बरती गई है, यह एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर कि हमें चर्चा करनी चाहिए। यहाँ पर इसको समझाने के लिए मेघालय सरकार के द्वारा जो एक योजना चलाई गई थी जिसका नाम था मुख्यमंत्री राहत अगेंस्ट वेज लॉस योजना, उसकी चर्चा किया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर क्षेत्र में लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है।
अगर हम मेघालय की बात करें तो मेघालय में भी यही हाल रहा। वहां पर जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर थे, उनका भी काम उनसे छीन गया। उनके पास रोजगार का संकट आया, उनके पास करने के लिए काम नहीं था, उनकी आमदनी नीचे आई है। और इसी को देखते हुए मेघालय सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राहत अगेंस्ट वेज लॉस योजना चलाई गई। और यहां पर जो प्रभावित श्रमिक हैं उनको सरकार के द्वारा कुछ वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई। जब यह घोषणा किया गया तो राज्य के बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका स्वागत किया गया। लेकिन यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि जब इस योजना की घोषणा की गई तो यहां पर घोषणा करते समय जो इसके आवश्यक विवरण थे वह नहीं दिए गए। मतलब कि वित्तीय सहायता किसे मिलेगी, कितना मिलेगा, कब तक मिलेगा, इसको लेकर के यहां पर कोई भी पारदर्शिता नहीं था। कैसे लाभार्थियों की पहचान की जाएगी, उनकी पात्रता की पुष्टि कैसे होगा, इन मानदंडों को लेकर के कोई भी अधिसूचना जारी नहीं किए गए थे, कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए थे। फिर भी वहां पर बहुत सारे लोगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किया गया। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इस योजना के तहत बहुत सारे लोगों को वित्तीय सहायता दिया गया, लेकिन यह जांच करने का कोई भी तरीका नहीं था कि आखिर जिन लोगों ने आवेदन किया है वित्तीय सहायता के लिए वह आवेदन एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया। अगर उसे खारिज किया गया है तो किस आधार पर खारिज किया गया। हालांकि जो कुछ आवेदक थे उनके बैंक खातों में भुगतान आना शुरू हो गया था, लेकिन फिर भी वे लोग असमंजस में थे कि आखिर उन्हें कब तक और कितनी सहायता मिलेगी। और इसी को देखते हुए अक्टूबर 2020 में एक स्थानीय नागरिक समूह के द्वारा एक आरटीआई लगाया गया इस योजना को लेकर के, जिसमें यह सूचना मांगी गई कि आखिर कितने मजदूरों को, कितने श्रमिकों को यहां पर भुगतान किया गया है। यहां पर जो नागरिक समूह है उसका नाम आप यहां पर देख सकते हैं, उसका नाम है थम्मायू रंगली जोकी। तो यहां पर इस नागरिक समूह के द्वारा सरकार से आरटीआई के द्वारा जवाब मांगा गया कि आखिर असंगठित क्षेत्र के कितने मजदूरों को यहां पर सरकार के द्वारा भुगतान किया गया है। और दिसंबर में सरकार के द्वारा इस आरटीआई का जवाब दिया गया और सरकार ने बताया कि लगभग 1,60,000 लोगों को यहां पर वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। और यहां पर यही बताया गया कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जो वेतन हानि हुई है उसके लिए उन्हें 2,100 रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। और ऐसे श्रमिक जो भवन और अन्य निर्माण कार्य में लगे हुए थे उनको 5,000 रुपए की सहायता दी गई है। तो यहां पर सरकार के द्वारा यह डेटा दिया गया कि 1,60,000 लोगों को सहायता प्रदान की गई और किसको कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यहां पर इस नागरिक समूह के द्वारा इसका ऑडिट कराया गया। मतलब डिजिटल तकनीक के माध्यम से, IVRS कॉलों के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इस नागरिक समूह ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर जो सरकार दावा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। और यहां पर जो ऑडिट किया गया इस समूह के द्वारा, वहां जो बातें निकलकर सामने आई वो बहुत ही चौंकाने वाली हैं। यहां पर लेखक के द्वारा यह बताया गया है कि IVRS कॉलों का जवाब देने वाले लगभग 11,509 लोगों में से केवल 13% ही ऐसे लोग थे जिन्होंने ये कहा कि उन्हें पूरी राशि प्राप्त हुई है। यहां पर 47% लोगों ने यह कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला है, जबकि यहां पर सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि इन लोगों को 2,100 रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। यानी कि सरकारी रिकॉर्ड में इन लोगों को रुपए ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन इन लोगों ने साफ साफ कहा कि इनके पास कोई भी पैसे नहीं आए हैं। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 8,000 से ज्यादा लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय और श्रम विभाग को व्यक्तिगत शिकायतें की हैं और बहुत सारे लोगों ने आरटीआई के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज की हैं। यानी कि सरकार के द्वारा जो दावा किया गया है कि 1,60,000 लोगों को यहाँ पर वित्तीय सहायता दी गई, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग निकले जिनको की राशि मिला ही नहीं था। और इसी को लेकर के जन सुनवाई का आयोजन किया गया मेघालय में, जिसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। यहाँ पर जिम्मेदारी की जरूरत को लेकर के लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि मेघालय में जब ये सारी बातें सामने आई तो वहां पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में 4 घंटे तक
जन सुनवाई इस योजना को लेकर के चलाई गई। वहां पर यह जो जन सुनवाई हुई वह मेघालय और उसके लोगों की जो लोकतांत्रिक क्षमता है और जो सामाजिक लोकाचार है उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि एक राज्य में लोगों के द्वारा किसी योजना को लेकर के जन सुनवाई की गई है और यहां पर लोगों ने अपनी शिकायतों को सामने रखा। लेकिन न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर ने भी ये बात कही कि जो मेघालय का श्रम विभाग था वह इस जन सुनवाई से बाहर रहा, उसने इसका बहिष्कार किया। यहां पर लेखक के द्वारा यह कहा गया है कि कोविड-19 में राहत के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर राशि को खर्च किया गया है। यहां पर सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं और आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि कोविड-19 राहत के लिए विभिन्न निधियों के तहत सरकारों के द्वारा जो खर्च किए गए हैं वह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वैधानिक ऑडिट या फिर संस्थागत सामाजिक ऑडिट के अधीन नहीं आते हैं, यानी कि CAG इनका ऑडिट नहीं कर सकता। यानी कि यहां पर अगर कोई अनियमितता हुई है, कोई गड़बड़ी हुई है तो इसका पता आपको नहीं चल पाएगा और इसीलिए यहां पर यह कहा जा रहा है लेखक के द्वारा कि ऑडिट की अनुपस्थिति में इस तरह के खर्चों का ऑडिट करने के लिए एक अलग से संस्था बनानी चाहिए या फिर नियम और कानून बनाने चाहिए और यहां पर एक अलग से शिकायत निवारण मंच एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लेखक के द्वारा यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है कि पारदर्शिता बहुत ही जरूरी है। जब भी सरकार राहत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है तब यहां पर कहा गया है कि पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित जवाबदेही की मांग करने वाले इस बात को एक छोटे से राज्य के आंदोलन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हमारे देश के अनेक राज्यों में इस तरह के आंदोलन किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए यहां पर आप राजस्थान का नाम ले सकते हैं। राजस्थान में भी जवाबदेही कानून को बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा है जिसे कि वहां की जनता के द्वारा खूब समर्थन दिया जा रहा है। तो देश के अन्य भागों में भी इसको लेकर के अभियान चलाए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब नागरिक जो है सरकार से जवाबदेही का उम्मीद करता है, पारदर्शिता का उम्मीद करता है और यहां पर ये जो मांग है वह भारत के गरीब लोगों के द्वारा, जो छोटे लोग हैं उनके द्वारा उठाई जा रही है और इसीलिए सरकार को इन मांगों पर ध्यान देना चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है ये, एक बहुत ही नए मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 6 पर एक एडिटोरियल आया जिसका शीर्षक है विंटर इज हियर और यह टॉपिक समान अध्ययन 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा गुरुवार को चीन को यह बता दिया गया है कि भारत के जो राजनयिक हैं वह बीजिंग में शुक्रवार से शुरू होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन या समापन समारोह में शामिल नहीं होंगे। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि भारत के द्वारा यह कहा गया है कि गलवान घटना में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने के बीजिंग का जो फैसला है उससे भारत सहमत नहीं है। यह बहुत ही अफसोसजनक है और इसीलिए भारत के द्वारा बीजिंग में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों का राजनयिक बहिष्कार किया जा रहा है। अगर हम इन खेलों के राजनीतिक बहिष्कार की बात करें तो बहुत सारे देशों के द्वारा अलग अलग कारणों से इस खेल का राजनयिक बहिष्कार किया गया है। आप देख सकते हैं कि इंडिया के द्वारा पहले इसका समर्थन किया गया था। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा, यूके के द्वारा, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, लिथुनिया, लातविया, इस्टोनिया, बेल्जियम, डेनमार्क, चेक रिपब्लिक, इन सभी देशों ने इस खेल का राजनयिक बहिष्कार किया है। और यहाँ पर ये जो देश हैं इन्होंने इस खेल का इसलिए राजनयिक बहिष्कार किया क्योंकि इनके द्वारा ये कहा जाता है कि चीन के द्वारा जिंगजियान क्षेत्र में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जाता है और इसको देखते हुए ये सारे देश चीन में आयोजित होने वाले इस खेल का राजनयिक बहिष्कार कर रहे हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रिया और स्वीडन के द्वारा भी इस खेल में भाग नहीं लिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कारण है वह कोविड-19 प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस विंटर ओलंपिक गेम का राजनयिक बहिष्कार किया है।
तो यहाँ पर जो डेटा दिया गया है द हिंदू समाचार पत्र में, इसको आप लोग देख लेंगे। यह अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी नवंबर में भारत ने रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद इन खेलों को अपना समर्थन दिया था। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चीन के द्वारा पीएलए कमांडर का चयन किया गया है, उसका विरोध करने के लिए भारत ने अब इसका राजनयिक विरोध करने का फैसला लिया है। आप सभी को यह ध्यान में रखना है कि शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारत का जो 6 सदस्यीय दल है वह इन खेलों में भाग लेगा, लेकिन भारत के जो राजनयिक हैं वह यहाँ पर भाग नहीं लेंगे। यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर के स्की खिलाड़ी आरिफ खान भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई किया है। यहाँ पर लेखक के द्वारा एक और बात की चर्चा की गई है। यहाँ पर कहा गया है लेखक के द्वारा कि ओलंपिक खेलों का आयोजन करना आजकल राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और पिछले महीने ही चीन के राष्ट्रपति के द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि 2022 में जो ओलंपिक गेम चीन के द्वारा यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है वह कोविड-19 महामारी के शुरू होने के बाद होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल आयोजन है। और अगर यहाँ पर चीन के द्वारा इसका सफल आयोजन किया जाता है तो यहाँ पर चीन यह संदेश देना चाहता है दुनिया के अन्य देशों को कि चीन का जो राजनीतिक मॉडल है वह दुनिया के अन्य देशों के राजनीतिक मॉडल से बहुत ही अच्छा है। चीन ने इस बीमारी को भी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। चीन की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। चीन एक महाशक्ति बन चुका है और चीन ही एक ऐसा देश था जो कि कोविड-19 के दौरान इस तरह के बड़े आयोजनों को आयोजित कर सकता है। तो यहाँ पर यह भी बताने की कोशिश चीन के द्वारा की जा रही है और साथ ही साथ अपने सैनिकों की जो बहादुरी है उसको भी दिखाने के लिए चीन के द्वारा एक सैनिक को यहाँ पर चुना गया है। आइए एक और न्यूज़ की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 15 पर एक न्यूज़ आया जिसका शीर्षक है द नीड टू बूस्ट लेबर इनकम एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और ये टॉपिक समानाध्ययन अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों बजट पेश किया गया हमारे देश का, और यहाँ पर जिस तरीके से इस बजट में सरकार के द्वारा जो फिस्कल डेफिसिट है यानी कि जो वित्तीय घाटा है उसको कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसको लेकर के यहाँ पे चर्चा किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसका जो अनुमान यहाँ पर रखा गया है वह 6.4 है। आपको ध्यान में रखना है कि यह 6.4% ऑफ जीडीपी है। अगर हम इसे 2021-22 के रिवाइज एस्टिमेट से कंपेयर करें तो वहां पर ये जो एस्टिमेट था वह 6.9 था। और अगर हम 2020-21 में देखें तो यहां पर सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट था यानी कि वित्तीय घाटा था वह 9.2% ऑफ जीडीपी था। यानी कि यहां पर सरकार का जो अनुमान है वह 6.4% ऑफ जीडीपी है वित्तीय घाटे के रूप में। तो यहां पर सरकार के द्वारा अपने वित्तीय घाटे को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहां पर लेखक के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है कि सरकार अगर अपने फिस्कल डेफिसिट वित्तीय घाटे को कम करना चाहती है तो यहां पर सरकार ने अपने पैसे को बचाने के लिए बहुत सारे जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं वहां पर जो पैसे का आवंटन है उसको कम कर दिया है, जो कि कोविड-19 के महामारी के दौरान सही नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अगर घाटा को कम करना है तो यहां पर सरकार के द्वारा अपने खर्चों को कम किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि सरकार लगातार अपनी सब्सिडी को घटाते जा रही है और यहाँ जो फिगर 2 है वहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है किस तरीके से सरकार के द्वारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर हैं वहां पर जो एलोकेशन है वो काफी कम किया गया है ताकि वह अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर सके यानी कि अपने खर्च को कम कर सके। तो यहां पर यह बताया गया है कि 2022-23 का जो बजट एस्टिमेट है और जो 21-22 का जो रिवाइज एस्टिमेट है उसके अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर सरकार ने बजट एलोकेशन में कमी की है। आप यहां पर देख सकते हैं कि सोशल सर्विसेज में सरकार के द्वारा 2021-22 का जो रिवाइज एस्टिमेट है उससे अगर हम कंपेयर करें तो कम पैसे को एलोकेट किया है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि मेडिकल और पब्लिक हेल्थ में जो 21-22 का रिवाइज एस्टिमेट है बजट का वह लगभग 74,000 करोड़ का है, जबकि 22-23 का जो बजट एस्टिमेट है वहां पर सरकार के द्वारा मात्र
46,000 करोड़ यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं, जो कि काफी कम है। उसी तरीके से अगर हम रूरल डेवलपमेंट को देखें तो यहाँ पर भी सरकार के द्वारा कम पैसे एलोकेट किए गए हैं। और अगर हम एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटी को देखें, यानी कि कृषि और उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, वहां पर भी सरकार के द्वारा कम खर्च किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसको डेटा के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। यानी कि सरकार यहाँ पर जो हमारे सामाजिक क्षेत्र हैं वहां पर खर्च में कटौती करके अपने फिस्कल डेफिसिट को कम करने का प्रयास कर रही है, जो कि अभी हमारे देश के लिए सही नहीं है। यहां पर यही बताया गया है कि एक तरफ तो सामाजिक क्षेत्र में जो पैसे का एलोकेशन है उसको कम किया जा रहा है, दूसरी ओर जो कॉर्पोरेट टैक्स कॉन्सेशन है वह लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं। तो यहां पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है कि फिस्कल डेफिसिट को वह 6.4% रखे, वह एक सराहनीय कदम है। सरकार को ऐसा करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने के लिए अगर सरकार सामाजिक क्षेत्र में जो एलोकेशन है उसको कम करेगी तो यहां पर विकास को नुकसान पहुंच सकता है। अगर सरकार सामाजिक क्षेत्र में ज्यादा खर्च करती है तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। अगर सरकार मनरेगा पर ज्यादा खर्च करेगी तो बहुत सारे लोगों का इनकम बढ़ेगा, और जब भी इनकम बढ़ता है तो लोगों का जो खर्च करने का शक्ति है वो भी बढ़ता है, जिससे कि हमारे देश में डिमांड बनेगा। और अगर डिमांड हमारे देश में बनता है तो यहां पर हमारे जो औद्योगिक घराने हैं उनको भी फायदा होगा। तो इसी बात को यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा कि सरकार को सामाजिक क्षेत्र में कटौती नहीं करनी चाहिए। सामाजिक क्षेत्र में जो बजट एलोकेशन है उसको बढ़ाना चाहिए, जिससे कि लोगों का इनकम बढ़े और उनके जो खर्च करने की शक्ति है उसमें भी इजाफा हो, जिससे कि हमारे देश में जो मांग है यानी कि डिमांड है वह और मजबूत होगा, वो और बढ़ेगा, जिससे कि हमारी जो इकोनॉमी है वह और आगे बढ़ेगी। तो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, इसको भी आप इस फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करें। आइए अब इन विषयों पर आधारित मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सीमा पर हाल की घटनाओं को देखते हुए क्या भारत द्वारा चीन में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार की घोषणा करना सही है? चर्चा करें। तो यहां पर आप इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। यहां पर आप बता सकते हैं किस तरीके से लद्दाख क्षेत्र में भारत और चीन के बीच में बहुत सारे क्षेत्रों में गतिरोध बना हुआ है, और जिस तरीके से चीन के द्वारा गलवान घाटी में हुए झड़प में शामिल एक सैनिक को सम्मान दिया गया है, वह दर्शाता है कि चीन के द्वारा जो वहां पर काम किया गया है वह उसे एक बहादुरी के नजर से देखता है, जिसको कि वह पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता है। तो यहां पर ओलंपिक खेलों का जो राजनीतिक बहिष्कार किया गया है भारत के द्वारा, उस पर आपको चर्चा करना है। आप अपनी राय यहां पर रख सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑडिट, पारदर्शिता और नागरिक केंद्रित जवाबदेही को निधि सहायता और संवितरण का हिस्सा बनने की आवश्यकता है, इस पर अपने विचार रखें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था ये, यहां पर हमने खुल करके चर्चा की है। आप भी मेघालय में जो योजना है उसका यहां पर जिक्र कर सकते हैं। आप समझा सकते हैं किस तरीके से सरकार के द्वारा राहत देने के नाम पर जो खर्च किया जाता है उसका भी ऑडिट होना चाहिए, उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए, और नागरिक केंद्रित जवाबदेही को यहां पर बढ़ावा देना चाहिए। और इसको लेकर के जो मांग हमारे देश के अन्य राज्यों में हो रहे हैं या फिर अन्य क्षेत्रों में हो रहे हैं उसका भी आप यहां पर जिक्र कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण पसंद आया होगा। सारे एडिटोरियल्स टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप इन सभी को रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।